हेलो एवरीवन, जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे नए सेशन में जो हमारा रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट। बात कर सकते हैं, टॉपिक है आपका नियोनेटल हाइपोथर्मिया। जी हाँ, क्या होता है, क्या रीडिंग होती है, कैसे चेक करते हैं, क्या क्या कोज होते हैं, कितने टाइप का होता है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। चलो आज नमूने की पूरी बात करेंगे कि हमारा नमूना कहां से कहां तक आपकी हाइपोथर्मिया से रिलेटेड बातें करता है, वो सारी बातें आपको बताएंगे आज की क्लास के अंदर। तो करें स्टार्ट। जी हाँ, जुड़े हैं आप सब लोग, आइए जीडीसी के साथ और हमारे साथ जुड़िए और आप अच्छे कंटेंट पे काम करिए ताकि आने वाली जितनी भी एग्जाम है आप उसमें अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। समझ में आई क्या बात? चलो, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है नियोनेटल हाइपोथर्मिया। क्या समझते हैं आप हाइपोथर्मिया से? पहले तो मुझे यह बताइए, हाइपोथर्मिया होता क्या है? नियोनेटल का मतलब है हमारे छोटे रसगुल्ले की बात हो रही है। हाइपोथर्मिया की बात है कि बच्चे का जो नॉर्मल है उससे टेम्परेचर कम आ जाता है, जिसको बोल सकते हैं अपन हाइपोथर्मिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, करें स्टार्ट क्लास को। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्लास को। नियोनेटल, नियोनेटल कौन है? हमारा छोटा छोटा गुल्ला, गुल्ला बोल सकते हैं, रसगुल्ले की बात हो रही है। जब रसगुल्ला आपका ठंडा पड़ जाता है, क्या बोला मैंने? रसगुल्ला जब आपका ठंडा पड़ जाता है उसको हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। कभी नॉर्मल टेम्परेचर से बच्चा क्या हो जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए, इट इज ए कॉल्ड, बोल सकते हैं हाइपोथर्मिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, इसमें दो चार चीजें और डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताओ भाई अर्ली नियोनेट क्या होता है? पहला क्वेश्चन दाग दिया एग्जामिनर ने, अर्ली नियोनेट। बताओ भाई अर्ली नियोनेट बताओ। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन ए में लिख सकते हैं अपन। ऑप्शन ए बताओ भाई, ऑप्शन ए रहने वाला है 0 to 7 डेज। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका 0 to 6 डेज। ऑप्शन सी आपका 0 to 28 डेज। और बात कर सकते हैं ऑप्शन डी आपका 7 to 28 डेज। जी हाँ, बताओ भाई रसगुल्लो, बड़ा रसगुल्ला छोटे रसगुल्ले के बारे में बताएगा कि अर्ली नियोनेट किसको बोला जाता है। जी हाँ, करो कमेंट, धमाधम कमेंट करो, क्या रहने वाला है आंसर बताइए भैया। आपके सामने पहला क्वेश्चन दाग दिया है, अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे? 0 से 7 डेज को, 0 से 6 डेज को, 0 से 28 डेज को, या फिर बात करते हैं 7 से 28 दिन, या फिर लास्ट बात कर सकते हैं ई ऑप्शन और है भाई 0 से 5 डेज। करो भाई, धमाधम करो, धमाधम की जय। जब भी बात आती है अर्ली नियोनेट की तो आपको बता के जाना है अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे, तो आपको बताना है 0 to 6 डेज आपका क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा आंसर? 0 से 7 डेज नहीं है, 0 से 28 डेज नहीं है, ये इसको बोलते हैं ओनली नियोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका लेट नियोनेट। ठीक है, समझ में आया क्या बात? जी हाँ, तो अर्ली नियोनेट की बात कर तो आपको बताना है 0 से 6 डेज, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जी हाँ, यही आपका सीक्वेंस रहने वाला है जो मैंने आपके सामने लिखा है। किसकी बात कर रहा हूं? अर्ली नियोनेट की। इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो मुझे एक बात बताओ, जो लेट नियोनेट होता है उसके टोटल कितने दिन होते हैं? सर ऐसे बकवास बकवास क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बकवास नहीं है क्वेश्चन, तुम्हें जरूर बकवास लगता होगा, लेकिन डेज की पूछी है। तो जब भी बात आती है कि लेट नियोनेट की, कि लेट नियोनेट के डे कितने, तो आपको बताना है 21 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 21 डेज का, क्योंकि हमने 7 जो हटा दिए हैं, कौन से? जो हमारे अर्ली नियोनेट वाले, वो सारे के सारे दिन हमने हटा दिए हैं। समझ में आया क्या? या फिर ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर 6 डेज। जी हाँ, इसको भी बोल सकते हैं आप। किसकी बात हो रही है? लेट नियोनेट की बात हो रही है। समझ में आया क्या? चलो सर, हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे?
हाइपोथर्मिया। जो टेम्परेचर है कितना हो जाएगा आपका, लेस देन कितना देखने को मिलेगा, बताओ भाई एक बार। ये ग्रेटर देन का है, लेस देन बताओ भाई। 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि क्या हो जाता है आपका, सेल्सियस से क्या हो जाता है, ज्यादा कम देखने को मिलता है। कितना मिलता है, 36.5 डिग्री से यदि कम देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हैं ये कौन सा है, नियोनेट हाइपोथर्मिया बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसी बात को अपन थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, जो कि अपने को ध्यान रहने वाला है। लिखो भाई, वेन कहां से करते हैं मोस्टली टेम्परेचर, एक्जिले से। कहां से करते हैं, एक्जिला से। लिख लेना भाई, वेन टेम्परेचर, वेन एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ नियोनेट, ऑफ नियोनेट कितना होता भाई, लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इससे कम हो जाएगा तो आपको बताना है क्या है बच्चे को, हाइपोथर्मिया है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसको और क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। जी हां, बच्चे के लिए साइलेंट किलर पूछा जाए तो आपको बताना है हाइपोथर्मिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े, नोट लिख के लिखना भाई। एक्जिला से मैक्सिमम विच टाइम ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, तो आपको बताना है 3 मिनट। मैक्सिमम 3 मिनट तक अपन क्या कर सकते हैं, एक्जिला से अपन एटलीस्ट जो है शुड भी चेक करना चाहिए। बोल सकते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 3 मिनट। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, चलो और सुनो काम की। सर ये टाइप कितने प्रकार का होता है? जी हां, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप की, प्रकार। किसकी बात हो रही है प्यारे, प्रकार की बात हो रही है। कितने टाइप का होता है बताओ भाई। सर आपने तो 3 तीर बना दिए। जी हां, 3 तीर बनाए तो 3 ही प्रकार का होता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 36.5 टू 37.5। कितना है, 36.5 टू 37.5, 7.5 आपका सेंटीग्रेड क्या रहने वाला है टेम्परेचर। इसी को फ़ारेनहाइट में लिख रहा हूं भाई। बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आपको बताना है 97.7 फ़ारेनहाइट टू 97.7 फ़ारेनहाइट टू 99.8 फ़ारेनहाइट। ये रहने वाला है इसका नॉर्मल टेम्परेचर। सॉरी 5 है, 99.5 फ़ारेनहाइट की यूनिट लिख दी है मैंने। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो सर अब हमें बताओ कि टाइप कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला बोल सकते हैं माइल्ड, दूसरा बोल सकते हैं मॉडरेट, तीसरा बोल सकते हैं सीवियर। हो गया 3 प्रकार का, हो गया 3 प्रकार का। बोल सकते हैं 36 टू 36.6 डिग्री, 36 टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं माइल्ड, ठीक है। मॉडरेट 32 टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं मॉडरेट। क्या बात समझ में आई क्या? चलो सीवियर तो आपको बताना है लेस देन 32 डिग्री आपका सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा, तो आपको बताना है सीवियर हाइपोथर्मिया है। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्ट्रोक नाम से भी जाना जाता है, अदर नेम ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्ट्रोक। क्या दिमाग बात में घुसी क्या? घुसी क्या? चलो अब बात करते हैं सर कौन कौन से तरीके होते हैं या फिर कौन कौन से जो आपके असेसमेंट कर सकते हैं अपन थर्मामीटर को, कहाँ कहाँ पे साइट है जिस पे अपन थर्मामीटर लगा सकते हैं। तो अपन थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चलो भाई बात क्या हो रही है,
डिफरेंट वे टू असेस बॉडी टेम्परेचर, बताओ भाई कौन कौन से तरीके हैं? डिफरेंट वे ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बताओ भाई कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं? बताओ। पहला बोल सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या बात सही है क्या? दूसरा बोल सकते हैं थर्मिस्टर THERMISTER, हाँ जी, थर्मिस्टर प्रोब बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा आप बोल सकते हैं टच मेथड, और जो लास्ट बोल सकते हैं और कौन सा है? 3 नंबर। और जो लास्ट बोल सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कौन सा? डोर्सल सरफेस। 3 ही है वैसे तो 3 ही है, मोस्टली तो अपन 3 ही रखते हैं। कौन से हैं? 3 है। पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर, सुना आपने? इसमें कौन कौन से आएंगे आपका? डिजिटल, और दूसरा बोल सकते हैं मरकरी वाला ग्लास वाला, ठीक है। ये क्या होती है? थर्मिस्टर प्रोब बोल सकते हैं। ये आपकी कहाँ लगती है? लीवर पे। कहाँ लगती है? जो बच्चे के जो लीवर होता है वहां पे आपकी लगाई जाने वाली क्या है? प्रोब है, ठीक है। तीसरी बात कर सकते हैं टच डोर्सल सरफेस से टच करके। अरे तुम क्या बोलते हो कि बच्चे को बुखार है, कभी भी ऐसे चेक थोड़ी करते हैं। मुन्ना मेरा ये थर्मामीटर लगाता हूं तो ये कौन सी है? प्लांटर, और ये कौन सी है? डोर्सल। तो डोर्सल सरफेस से बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो यही वाला है टच मेथड, जिसके अपन डोर्सल सरफेस चेक करते हैं। समझ में आया क्या बात है? समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े क्या? चलो लिखिए। क्यों करते हैं भाई? इससे क्यों नहीं करते? इससे क्यों करते हैं? बताओ भाई, बताओ इससे क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपना डोर्सल सरफेस होता है इसके अंदर सेंसेशन ज्यादा होता है, जो आपकी हीट को क्या करता है? जल्दी सेंसिटिव करता है बजाय इसके, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं? डोर्सल सरफेस से चेक करते हैं। आगे बढ़े क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्यारे, लिख लेना क्वेश्चन को। बेस्ड ऑन टच, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन टच मेथड abdomen फाउंड वार्म का मतलब गर्म मिल रहा है, एंड सोल एंड सोल, ये मिट्टी वाला नहीं है, SOL ही, जी हाँ। सोल एंड पाम फाउंड कोल्ड। बताओ भाई, ये क्वेश्चन मार्क लो। क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन टच मेथड एब्डोमेन फाउंड वार्म एंड सोल पाम फाउंड कोल्ड। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एब्डोमेन है ये कैसा मिला है? वार्म मिला है। लेकिन जब बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज की, सोल और पाम की बात करते हैं, वो कैसी हैं? ठंडी हैं। ऑप्शन ए बोल सकते हैं अर्थमिया, ऑप्शन ए। अर्थमिया। ऑप्शन बी में लिख सकते हैं आप कोल्ड स्ट्रेस। ऑप्शन सी में आप लिख सकते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया, और ऑप्शन डी में आप लिख सकते हैं जिसको बोल सकते हैं कौन सा? मॉडरेट हाइपोथर्मिया। बताओ भाई, 4 ऑप्शन है,
क्या पूछा ऑप्शन में? ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा है बेस्ड ऑन टच मेथड। एब्डोमेन तो आपका क्या गर्म है, लेकिन जो सोल और पाम दोनों ठंडे हैं, क्या बोलेंगे उसको? एथर्मिया का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा वर्ड मिले इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। दूसरा कोल्ड स्ट्रेस, तीसरा सीवियर हाइपोथर्मिया, और लास्ट बात कर सकते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया। क्या देखने को मिलेगा, क्या बोलेंगे इसको? कोल्ड स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? मैंने बताया माइल्ड हाइपोथर्मिया बोला जाता है, और ये इसका क्या है? राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया क्या? आगे समझ में आएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको लिखवा के जा रहा हूं, जो कि ध्यान रखना है। एक आपको वर्ड लिखना है टच मेथड। टच मेथड इंटरप्रिटेशन। बताओ भाई कैसे करेंगे? टच मेथड को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे बताना। मैं एक यहां पे आपके सामने एक सारणी बना रहा हूं, आप उससे समझ जाना भाई। सारंगी नहीं है, सारणी है। पहली साइड लिखना है अपने को एब्डोमेन, एब्डोमेन। इधर लिखना है सोल एंड पाम, और तीसरे में लिखना है अपने को इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बताओ भाई कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे आप? बताओ भाई, करो कमेंट। ध्यान रखना आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो कंसेप्ट आपके बने वो हिलने नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपका एब्डोमेन कैसा है? वार्म है। कैसा है? गर्म है। और जो आपके हाथ पैर हैं वो कैसे हैं आपके? वार्म है। दोनों कंडीशन में कैसे हैं? वार्म है। क्या बोलेंगे? तो बोल सकते हैं अर्थमिया। क्या बोल सकते हैं इसमें? अर्थमिया मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ नहीं करना ऐसी कंडीशन में, ठीक है। दूसरी वाली में अपन बता सकते हैं यहां क्या मिलेगा आपका? वार्म मिलेगा एब्डोमेन, और बात कर सकते हैं ये आपका क्या मिलेगा? कोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? कोल्ड, जिसको क्या बोल सकते हैं? कोल्ड स्ट्रोक। और इसी को क्या बोलते हैं? माइल्ड हाइपोथर्मिया। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो और सुनो। जब बात आती है नीचे की, आपका एब्डोमेन भी कैसा है? कोल्ड है। और सोल और पाम भी कैसे हैं? कोल्ड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? तो आप बता सकते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। क्या बात दिमाग में घुसी? सर क्या लिखवा रहे हो? ये पूरा कंसेप्ट बन रहा है आपके इस क्वेश्चन से। इसमें क्या लिख रखा था? जिसका एब्डोमेन कैसा? आपका एब्डोमेन आपका गर्म है, और बात कर सकते हैं सोल एंड पाम कैसे हैं? कोल्ड है। ऐसी कंडीशन अपन लिखा कोल्ड स्ट्रोक। अब आगे आओ, एब्डोमेन वार्म है, और बात कर सकते हैं एब्डोमेन कैसा अपना? एब्डोमेन वार्म है। एब्डोमेन कैसा है? वार्म है। और बात करें जो फिट है कैसा? कोल्ड है। हमने क्या बताया? कोल्ड स्ट्रोक। बोल सकते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। बात समझ में आई क्या? टेम्परेचर कितना बताया था माइल्ड का? बता सकते हैं 36 टू कितना? 36.5 डिग्री आपका सेंटीग्रेड क्या रहने वाला है? टेम्परेचर रहने वाला है। 36.4 है, ठीक है। 36.4। दिमाग में घुसी बात? दिमाग में घुसी क्या? आगे चलें। आगे और सुनो काम की बात, तो तुम्हारे एग्जाम से बात बन सकती है। चलें आगे। चलो अब एक बात बताओ, सर आपने बता दिया हाइपरथर्मिया तो बच्चे में होता है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी क्या है? कैसे होता है बच्चे में? कहां से क्या क्या चीजें आती हैं? थोड़ा वो बताते हैं। बच्चे में क्या हुआ भाई? बच्चे में क्या हुआ? बच्चे में आपका हुआ हाइपोथर्मिया। कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। ये कहां से स्टिमुलेट होता है? कहां से होता है भाई?
CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। क्या ये क्या इतनी बात समझ में आई क्या? कहां से होता है, CNS से, ठीक है। आगे चलें। अब यहां से होने के बाद आपकी 3 कंडीशन देखने को मिलने वाली है कि सर यहां पे जो स्टिमुलेट हुआ, तो स्टिमुलेट होने के बाद कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिली, जो कि हमें बच्चे में ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी कंडीशन हुई, 3 कंडीशन हुई। कौन कौन सी? सबसे पहले जो रिलीज कर देगा क्या, केटाकोलामाइन को, केटाकोलामाइन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। दूसरी कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी आपकी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी क्या होगी, जो सर्फेक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूज हो जाएंगे, रिड्यूज सर्फेक्टेंट। क्या बात समझ में आई क्या? 3 कंडीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जब भी आपके केटाकोलामाइन जब डिक्रीज होगा तो या रिड्यूस होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, बता सकते हैं क्या होगा भाई? जो आपका जो केटाकोलामाइन रिलीज होगा उसके बाद क्या होगा, जो ब्राउन एडिपो टिश्यू होगा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? जो ब्राउन एडिपो टिश्यू है उनका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। किसकी वजह से? उसके बाद उसमें क्या होगा, जो हीट है वो रिलीज हो जाएगी, और उसमें बोल सकते हैं नॉन सेंसिटिविटी जो मैकेनिज्म है वो आपको देखने को मिलने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? बढ़े आगे, चलो। जब भी आपका केटाकोलामाइन रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद क्या दिखा, हमने बताया यहां पे मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म किसका हो जाएगा, ब्राउन एडिपो टिश्यू का। किसका हुआ, ब्राउन एडिपो टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हो गया। और उसके बाद जो हीट है, क्या है हीट, वो क्या होगी, हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और भी ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आप बता सकते हैं, नॉन सेंसिटिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलने वाला है किसकी वजह से, रिलीज केटाकोलामाइन की वजह से। सर एक बात बताओ, जब आपकी BMR इंक्रीज होगी तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ग्लूकोज कैसा हो जाएगा भाई? क्या आपका इसमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, फिर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा? बताओ भाई, बताओ क्या हुआ है, इंक्रीज BMR। जी हाँ, जब भी BMR बढ़ेगी तो उसमें आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। और जो बात कर सकते हैं ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? तो इसी बात को अपन लिखते हैं। और इधर जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोक्सिमिया में होगा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, सॉरी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। और वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड को कम कर देगा, और सॉरी रिलीज कर देगा। और रिलीज करने के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? और जो ही मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हो जाएगा या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, पल्मोनरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, उससे क्या हो जाएगा, जो ही पल्मोनरी का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। बात कर सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। सर बहुत सारी बातें बता दी आपने, हमें दिमाग में नहीं घुसी, तुम्हारे दिमाग में अभी घुसेंगी। आगे बढ़े, चलो आगे आइए। यहां पर ने लिखा BMR क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इधर हमने क्या किया, रिलीज केटाकोलामाइन। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, और तीसरी वाली कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा था, आप बता सकते हैं जो सर्फेक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस सर्फेक्टेंट।
ठीक है, अपन ने इसकी बात पहले वाली स्लाइड पे कर ली। अभी जो बात करेंगे बीच वाली करेंगे। बीएमआर में दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेंगी। कितने प्रकार की? दो। सर कौन कौन सी होंगी? एक आप बता सकते हैं इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ऑटो डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, इधर आपका जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज है वो ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा बता सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इधर डिमांड बढ़ी तो हाइपोक्सीमिया हो गया। क्या मिला? हाइपोक्सीमिया देखने को मिला। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? और हाइपोक्सीमिया जो ही हुआ तो क्या हुआ? एनारोबिक, कौन सा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जो ही एनारोबिक हुआ तो रिलीज क्या हुआ आपका? लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड रिलीज होते ही क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिला। क्या मिला? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते ही पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। क्या हो गया? बोल सकते हैं पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला। और पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या मिला आपका? बात कर सकते हैं बीपी है वो क्या हो गया? इंक्रीज बीपी देखने को मिला। और लास्ट में बोल सकते हैं पल्मोनरी, कौन सा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिला। क्या मेरी इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? क्या मेरी इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? घुसी इतनी बात दिमाग में? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे पहले जब भी बीएमआर इंक्रीज होती है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके साथ बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो ग्लूकोज का ज्यादा वो गया मेटाबॉलिज्म हुआ, जिससे इसमें क्या मिला आपका? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिला। और हाइपोग्लाइसीमिया देखने के साथ साथ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, हाइपोक्सीमिया हो गया, जिसके साथ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ। और जो ही एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसमें लैक्टिक एसिड भी स्टार्ट हो गया, रिलीज होना शुरू हो गया। और वो क्या कर दिया आपका? मेटाबॉलिक बोल सकते हैं, क्या कर दिया उसने? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर दिया। जो ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ बता सकते हैं जो पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपका जो बीपी है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जो ही बीपी इंक्रीज हुआ पल्मोनरी आपका हाइपरटेंशन हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो जो ही ऑक्सीजन कम हुआ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी बीएमआर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहला आपका हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा आप बोल सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या मेरी इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो, तो रिड्यूस सर्फेक्टेंट हो गए, आगे बढ़े। आगे चलें क्या? चलो और सुनिए आगे हम की बात। कोज क्या क्या होते हैं इसके? कौन से ऐसे कोज हैं जिसकी वजह से आपको बात कर सकते हैं ये नियोनेटल हाइपोथर्मिया देखने को मिला। चलो भाई आगे बढ़ो, बताओ कोज। बताओ भाई क्या कोज होते हैं? चप्पल उल्टी पहन ली तुम्हारे बॉस ने। बताओ पहला कोज क्या है? लिख सकते हैं लार्ज बॉडी सरफेस एरिया कंपेयर टू बॉडी वेट। क्या बात समझ में आई क्या? ये भी इसका कोज है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा बता सकते हैं? इस कंडीशन में क्या होगी? मैक्सिमम हीट लॉस देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम कहां से? फ्रॉम हेड
सर से देखने को मिलेगा, जो आपका सिर है वहां से मैक्सिमम आपकी हीट लॉस देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं लेस ब्राउन एडिपो टिश्यू। एडिपो टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया मैकेनिज्म में। आओ भाई इधर देखो, समझो। इधर क्या हो गया, आपका जो मेटाबॉलिज्म हो गए, जो ब्राउन एडिपो टिश्यू वो कम हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हीट है वो रिलीज हो गई। समझ में आया क्या? बोल सकते हैं कब तक हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम 1 ईयर। कब तक? 1 साल तक। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो और सुनो, एक बात बताओ कि जो आपका एडिपोज, जो आपका ब्राउन एडिपो टिश्यू है, ब्राउन एडिपो टिश्यू है, इसके अंदर क्या होता है? कंपोजिशन बताओ भाई, बताओ एक बार, कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है एक बार। सर इतनी देर से आप बता रहे हो ब्राउन एडिपो टिश्यू, ब्राउन एडिपो टिश्यू होता क्या है? ये आपका बोल सकते हैं लिक्विड, क्या बोल सकते हैं? लिपिड रिच, सॉरी लिपिड रिच कंटेंट होता है। ठीक है, 4 से 5% आपका बात कर सकते हैं फैट का एरिया होता है। जो आपका फैट है उसका टोटल पोर्शन जो आपका है वो किसका होता है? ब्राउन एडिपोज का। यदि आपने सुना होगा कि ब्राउन एडिपोज होते तो ठंड कम लगती है, सही बात है। जिसमें जो ब्राउन एडिपो टिश्यू है या फिर ब्राउन एडिपोज जो फैट है उसके अंदर क्या होती है आपकी, बात कर सकते हैं ऐसे वाले में आपकी सर्दी वगैरह कम लगती है, कोल्ड के एक्सपोजर में बहुत कम आते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ कि सर ये ब्राउन एडिपो टिश्यू है, बॉडी में पाए कहां जाते हैं? लोकेशन की बात हो रही भाई, बताओ लोकेशन, कौन सी लोकेशन में पाए जाएंगे, कहां कहां पाए जाते हैं? पहला लिख सकते हैं एक्सिलरी, दूसरा बोल सकते हैं नैप ऑफ नेक, कहां पे? नेक और नैप पे। तीसरा बोल सकते हैं आप इंट्रा कैपुलर रीजन, स्केपुलर, इंट्रा स्केपुलर रीजन में पाए जाते हैं। समझ में आया क्या? और सुनो, पेरिनियल एरिया में पाए जाते हैं। और लास्ट बात करें ग्रोइन रीजन, समझ में आया क्या? 5 जगह पाए जाने वाली लोकेशन है आपके एक्जिलम पाई जाती है, नेक ऑफ नेप में पाए जाते हैं। तीसरी बात करें जो आपका स्केपुला जो पीछे यहां पाए जाते हैं, पेरिनियल एरिया में पाए जाते हैं। और लास्ट बात कर सकते हैं ग्रोइन रीजन में, यहां लोकेशन है जहां पे आप क्या पाए जाते हैं? ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बात कर सकते हैं फैट प्रेजेंट होती है। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? आगे बढ़े। जी हाँ सर, और बताइए और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा हाइपरथर्मिया में चल जाता है? एरर ऑफ वार्म चेन, इससे क्या समझते हैं? अपन ने जो भी आपका छोटा बेबी होता है, जो अपन बोल सकते हैं अपना तो क्या है, छोटा बेबी जो होता है, 1 मिनट क्या हो गया इसमें, 1 मिनट। हाँ, जो बेबी होता है अपना, अपने पास एक बेबी है। कौन है? बेबी, बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट यार, क्या हो गया? 1 मिनट देखने दो, 1 मिनट रुको। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? बेबी की बात कर रहे हैं। वार्म चेन कैसे आपकी फेलियर हो सकती है, एरर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा पैदा होता है तो अपन हीट रेडिएंट वार्मर पे बच्चे को रखते हैं, ठीक है। और उसमें ऐसा क्या होता है, बराबर जो हीट वार्मर है वो क्या देता है, बच्चे को हीट प्रोड्यूस करता रहता है। तो पहली जो बच्चे की 10 मिनट होती है तब तक वो अपना काम पूरा करता है, जो भी उसका एनवायरनमेंट होता है पूरे पूरे क्या करता है, अपने
फेवरेबल बनाता है, कि हीट के फेवरेबल में पहले उसको इन्वायरमेंट बनाता है, उसी हिसाब से वो हीट क्या करता है, प्रॉपर हीट देगा 10 मिनट के लिए। अपन उसको मैनुअल पे सेट करते हैं, उसके बाद जो अपन यदि लंबे टाइम तक बच्चे को रखना है फिर उस हिसाब से अपन उसको ऑटोमेटिक पे कर देते हैं। समझ में आया क्या? जी हाँ, किसी वजह से आपका हीट वार्मर आपकी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये आपका कौन सा है, हीट वार्मर चेन है। ठीक है, आगे कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम, और क्या हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम, कहां से भाई, मदर वूम, मदर वूम। जी हाँ, जो माँ की जो कैविटी है बोल सकते हैं, जो अम्बलाइकल जो आपकी कैविटी है उसके अंदर यदि मदर के वूम में टेम्परेचर चेंज हो गया, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलने वाला है टू कूलर आउटसाइड द इन्वायरमेंट। क्या समझते हैं भाई इससे, इसी का है वूम के बाद टू लगा हुआ है, वूम के बाद टू लगा हुआ है, चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम मदर वूम टू कूलर आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जी हाँ, यदि बाहर पहले मदर को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा कूलर वूलर नहीं लगा रखा, लेकिन जो ही मदर आउटसाइड में बढ़िया कूलर लेके आए, आप लोग बढ़िया ठंड प्रोवाइड कर रहे हो मदर को, तो इसकी वजह से ही बच्चा कैसा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। इसके अलावा बोल सकते हैं इमैच्योर हीट रेगुलेटरी सेंटर, इमैच्योर हीट रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, और लास्ट बोल सकते हैं एलबीडब्ल्यू, कौन सा, एलबीडब्ल्यू एंड प्रीमैच्योर। यदि इन सारी कंडीशन में बच्चा है तो आप बता सकते हैं कि बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, अरे क्या देखने को मिलेगा इन सारी कंडीशन में, बच्चा इन सभी कंडीशन की वजह से आपका बोल सकते हैं कि बच्चे में आपका हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़े, क्या डिफरेंट वे बाय बॉडी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपन बच्चे का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़े क्या? चलो आइए आगे, डिफरेंट वे बाय which of body maintain and body टेम्परेचर। बताओ भाई कौन कौन से हैं, बताओ एक बार, कौन कौन से ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। पहला बोल सकते हैं नॉन सिवरिंग मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और बता सकते हैं फ्लेक्स पोस्चर, क्या समझते हैं, जैसे अपन कई बच्चे ऐसे नहीं होते क्या, पैरों को और हाथों को दोनों को एक साथ टच कर लेते हैं, पैरों को अपने अम्बलाइकल रीजन में, हाथों को अपने चेस्ट के पास, इसको बोल सकते हैं अपन फ्लेक्स पोस्चर। जी हाँ, क्यों भाई, फ्लेक्स पोजीशन का क्या रोल है यहाँ पे, फ्लेक्स का क्या रोल है, बताओ बताओ, फ्लेक्स क्यों करते हैं, ताकि जो उसका सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, जो आप हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। लिखो भाई पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी, क्या इतनी बात दिमाग में घुसी, क्या आगे चलें।
चलो अब सर थोड़ी सी बात आती है कि पूछते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या करते हैं इसमें, बताओ भाई कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको बच्चे में, जिससे आप पहचान जाएंगे बच्चा क्या आपका, बच्चा क्या है, बच्चा आपका हाइपोथर्मिया का है। पहला आपको बताना है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है वो क्या आएंगी, कोल्ड देखने को मिलेंगी। पहला बोल सकते हैं कोल्ड, कलर चेंज करने दो भाई, हुआ नहीं क्या, पहला क्या मिलेगा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या रहेंगी, कोल्ड रहेंगी। बोल सकते हैं ये आपका रहने वाला है फर्स्ट साइन, जी हाँ पहला साइन पूछे तो आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज पे ही जाके करना है, ठीक है। सेकंड पूछे तो एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलेगा बच्चे में, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं अपन पेरिफेरल साइनोसिस। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी, क्या बोलेंगे पेरिफेरल साइनोसिस, इसको आपको करना है सेकंड, यदि सेकंड प्रायोरिटी की बात करें या साइन की तो आपको बताना है पेरिफेरल साइनोसिस। समझ में आ गया बात, जी हाँ इसको बोलते हैं लेट साइन नाम से भी जानता है, किस नाम से, लेट साइन, तो भी आपको यही करके जाना है। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या। तीसरा बोल सकते हो और क्या मिलेगा बच्चे में, एपनिया देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा एपनिया, एपनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोल सकते हैं लेथार्जिक, लेथार्जिक बच्चा आपको देखने को मिलेगा। और बता सकते हैं आप इसमें वीक कराई, जी हाँ लसक कराई, वीक, क्या समझते हैं, टसक टसक के रोएगा बच्चा, कैसा रोएगा, टसक टसक के रोएगा। और बता सकते हैं रेस्पिरेशन अबनॉर्मलिटीज, जी हाँ रेस्पिरेशन अबनॉर्मलिटीज, ये सारी की सारी आपको कंडीशन देखने को मिलने वाली है बच्चे में। और लास्ट बोल सकते हैं मॉटलिंग, क्या है लास्ट आपका रहने वाला, जिसको बोलते हैं मॉटलिंग। समझ में आया क्या, ये सारे के सारे जो मैंने लिखवाए हैं ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। जो आपका मॉटलिंग है ये साइन है, अब की बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान देना भूलना मत, ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एम्स पूछता आपका इसके बारे में, ठीक है क्वेश्चन है ये अच्छा, मॉटलिंग। समझ में आया क्या, चलो सर इसके बाद जांच क्या करेंगे, डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन, बताओ भाई क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, बच्चे में क्या करना है, ये आपको आना चाहिए, इसमें झूठ नहीं बोलने वाली बात। अरे अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था बच्चे को, नहीं हुआ था क्या, क्यों हुआ था, क्योंकि जो बच्चे की बीएमआर है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ गई। और जो ही ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ी उसके बाद क्या हुआ, हाइपोक्सिमिया हुआ, और हाइपोक्सिमिया होने के बाद क्या हुआ, बता सकते हैं आप, मेटाबॉलिक हुआ, क्या हुआ मेटाबॉलिक हो गया। और मेटाबॉलिक के बाद बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद अपन ने क्या, सॉरी हाइपोक्सिया के बाद क्या हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद लैक्टिक एसिड स्टार्ट हुआ, और लास्ट में बात कर सकते हैं आपका कौन सा बताओ भाई, कौन सा मेटाबॉलिक बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिला। ये सारी की सारी मैंने आपको बातें बताई थी, क्या इतनी बात समझ में आई क्या। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अपने को एबीजी करवाना है, एबीजी में क्या देखना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस चेक करना है, क्या करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया क्या। दूसरा आप बता सकते हैं सर और क्या करवाएंगे, बताओ भाई दूसरा क्या करवाएंगे। अरे बच्चे को क्या हो रहा था, बच्चे को शुगर कम हो गया, क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। जी हाँ बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए भी अपने को कराना पड़ा था, क्या करवाना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं बच्चे का, ठीक है, और वो भी अपने को कराना है।
एक मिनट, हाँ जी, क्या कराना दूसरा बता सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट, हाइपोग्लाइसीमिया कराना ना। और तीसरा आप बोल सकते हैं एलिवेटेड लैक्टिक एसिड, एलिवेटेड लैक्टिक एसिड। ये तीन आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है और आगे बढ़ जाना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, बताओ भाई, ट्रीटमेंट क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? सबसे पहले जो आपकी जो एरर हुई थी वार्म चेन, उसको सबसे पहले मेंटेन करना है, मेंटेन वार्म चेन। जी हाँ, जो वार्म चेन है उसको मेंटेन करके जाना है। दूसरा आप बता सकते हैं केएमसी देना है, कंगारू मदर केयर की बात कर रहा हूं। और तीसरी आप बता सकते हैं हीट वार्मर पे रखना है या फिर रेडिएंट, रेडिएंट वार्मर। ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे जो इसको बोल सकते हैं इंक्यूबेटर भी बोलते हैं, इंक्यूबेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। समझ में आया क्या? जी हाँ, समझ में आया। जो मैंने बताया ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या करना है? रेडिएंट वार्मर में रखना है। इंक्यूबेटर को भी बोल सकते हैं, इंक्यूबेटर को बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट बोल सकते हैं, तो आप इंक्यूबेटर करके जाना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया क्या? चलो, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आगे बताएंगे नए सेशन में कि सर नए सेशन में क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा, सर ये आप बार बार हमें बता रहे हो कि वार्म चेन, वार्म चेन, वार्म चेन, ये वार्म चेन होती क्या है? इस पे एक नया आपका टॉपिक बनेगा जिसको बोल सकते हैं आप वार्म चेन। समझ में आया क्या? तो थैंक यू सो मच। जुड़े आप सब लोग जीडीसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ और अपने सपनों को साकार करें और एक अनुभवी टीचरों के साथ मिलें, ताकि आप एक नए मुकाम तक पहुंच सके और नए भारत का निर्माण करें, अपने आप का विकास करें। जो मैंने बताया सारी की सारी चीजें अपनी ट्रीटमेंट तक की आ चुकी हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपना रहेगा कि सर वार्म चेन क्या होती है, क्या नहीं होती, वो अपन अलग से लेके आएंगे, जिसमें अपन आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट जो आपका आने वाला टॉपिक जो अगली क्लास में पढ़ाएंगे, जिसको बोलेंगे वार्म चेन। ठीक है, ओके साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।